नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। अपन ने इसके पहले भारत के राज्यशास्त्र को शुरुआत किए हैं और उसके 2 लेक्चर में ले चुका हूं, जिसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद जो चार्टर अधिनियम आए हैं ना, जो हमने देखे 1793, 1813, 1833 और 1853, किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। उसी सिलसिले में आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगे में निर्णय लिए। दोस्तों, भारत पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत ने जिस प्रकार से अत्याचार किए लोगों पर और भारत के व्यापार को जिस प्रकार से कम करने की कोशिश की और जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के हक छीन कर अपनी सत्ता प्रस्थापित की, इसका गुस्सा लोगों में था। और वो गुस्सा जब उभर कर सामने आया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को जो नाम दिया गया वो गया था पहला भारत का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, है ना, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय के सारे कालखंड में, है ना। 1857 का जो उठाव था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके हम जानते हैं ना, जानते हैं। तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगा कि हम भारत से हमको जाना पड़ेगा। इस तरीके से इतना अच्छे से वो हुआ था, लेकिन पूरे भारत में उसका प्रभाव नहीं था, सिर्फ उत्तर भारत में ज़्यादा था। बहुत सारे राजाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसके कारण हम 1857 में भारत को आज़ाद नहीं करा पाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो 1853 के एक्ट में कहा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी यहाँ के प्रशासन के, राज्य को नियंत्रित करने के जो भी अधिकार है वो एज ए ट्रस्ट है, और जब कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि वो अधिकार निकाल ले तो वो निकाल सकती है। और इसी के फलस्वरूप 1858 में, है ना, 1857 के उठाव के बाद रानी को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वहां तो वैसे भी मोनार्की टाइप बोलेंगे हम कि वहां राजा जो होता है वो संसद का, जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास बिल जाते हैं पास होने के लिए, वैसे वहां पे राजा के पास जाते हैं, रानी के पास जाते हैं। तो रानी के हाथ में भारत का कार्यभार दे दिया गया। तब एक कानून पास किया गया, एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट को हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। ये पहला अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, है ना। तो 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम बना, वो अधिनियम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए थे हम देखेंगे, ठीक है। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, इस एक्ट को क्या कहा गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, है ना। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पे किस प्रकार से नियंत्रण करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, है ना, जिसके द्वारा गवर्नर के क्षेत्र, मतलब जो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, है ना, उनके क्षेत्रों को और उनके राजस्व संबंधी शक्तियों को सीधा ब्रिटिश राजशाही के हाथ में दे दिया गया। किसके हाथ में दे दिया गया? ब्रिटिश राजशाही के हाथ में दे दिया गया। और ब्रिटिश राजशाही की जो मेन होती थी वो कौन होती थी? उनकी रानी, है ना, सम्राज्ञी बोलेंगे हम हिंदी में उसको, ठीक है। तो उसके हाथ में दे दिया गया। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का शासन था भारत पे, देखिए हमने देखा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित और विनियमित करने की कोशिश की गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, निदेशक मंडल तो था ही, लेकिन एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निर्मित की गई जो राजनीतिक कामों को देखा करता था, है ना। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो निदेशक मंडल था और जो नियंत्रण बोर्ड था, उसको खत्म कर दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया, है ना। जो कंपनी के लिए काम किया करते थे उनको बर्खास्त कर दिया गया और यानी शासन जो था कंपनी की बजाय अब सीधा सम्राज्ञी के हाथ में आ गया। और सम्राज्ञी क्या, रानी विक्टोरिया खुद पेन कागज और कॉपी लेके देखती थी क्या कौन क्या करता है? नहीं। इसके लिए 15 लोगों की टीम बनाई गई, है ना, 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। और इस जो परिषद थी 15 सदस्यीय, ये सिर्फ सलाहकार प्रवृत्ति की थी। कैसी थी? सलाहकार प्रवृत्ति की थी। और वो सलाह किसको देती थी? तो भारत सचिव नाम के एक नए पद का सृजन किया गया। कौन सा पद बनाया गया? भारत सचिव नाम के एक नए पद का सृजन किया गया, है ना, भारत सचिव। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा भारत सचिव पद का निर्माण किया गया, या 1858 के एक्ट में कौन से नए पद का निर्माण किया गया? तो वो था भारत सचिव, है ना। अब ये भारत सचिव कौन होता था? तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। किसका सदस्य था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, है ना। और वो किसके प्रति उत्तरदायी था? वो संसद के प्रति। कौन सी संसद के प्रति? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद जो थी, पार्लियामेंट जो था ब्रिटिश का, है ना, इंग्लैंड का, उसके प्रति उत्तरदायी था। कौन? ये भारत सचिव। और इसके पास पूरे पावर्स आ गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। किसके पास? भारत सचिव के पास। इसको हेल्प करने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया है, आपको मैंने बताया, है ना।
और ये जो 15 सदस्यीय परिषद थी, इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 8 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो क्राउन के द्वारा, मतलब रानी के द्वारा की जाती थी, 8 सदस्यों की, और 7 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लोग करते थे, है ना, कंपनी के निदेशक मंडल करते थे, है ना, 7 लोगों की। दूसरी बात, उस जो सदस्य, ये जो परिषद थी, ये परिषद में जो लोग नियुक्त किए जाते थे वो ऐसे लोग चाहिए थे आधे से ज्यादा जो भारत में 10 वर्ष तक काम कर चुके हैं। आधे लोग ऐसे होने थे जो 10 वर्ष तक भारत में सरकारी काम कर चुके हैं, एज अ वायसराय, एज अ गवर्नर जनरल, या कोई ऑफिसर की रैंक पे काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को इस परिषद में लिया जाता था, आधे से ज्यादा, है ना। इस बात को भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ना। तो भारत सचिव का पद क्या था, परिषद का पद, परिषद कैसी थी, तो सलाहकार थी। किसको सलाह देती थी, भारत सचिव को सलाह देती थी। लेकिन भारत सचिव को इनकी जो सलाह मानना बाध्य नहीं था, है ना। भारत सचिव अपने मन से भी निर्णय ले सकता था। अंतिम निर्णय राज्य सचिव, जो है ना भारत का सचिव, भारत का राज्य सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, है ना, ऐसा नाम दिया गया उसको। तो वो अंतिम निर्णय लेने में सक्षम था, उसे परिषद के बातों को मानना किसी प्रकार का बाध्य नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक परिषद बना दी गई, है ना। दूसरी बात, एक नया पद बनाया गया। देखिए दोस्तों कि हमने पढ़ा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, जो भी बनाया गया था उस समय, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो उनको पूरे देश का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, है ना। 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वो बना दिया गया, अपना निदेशक मंडल था, दोनों को बांट दिया गया कार्यों को, है ना। फिर हमने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। इस प्रकार से तो अब वो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको नाम बदलकर उसका नाम क्या कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया वायसराय। क्या नाम कर दिया गया, वायसराय, है ना। आपको जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम, हिस्ट्री में तो हम सब देखेंगे कि भारत में कितने गवर्नर जनरल हुए, बंगाल में कितने गवर्नर जनरल हुए, भारत में कितने गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद वायसराय कितने हुए, कौन से वायसराय के कार्यकाल में क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया उस नाम को, है ना। तो ऐसे पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बना दिए गए, ठीक है। इस प्रकार से जो भारत सरकार अधिनियम जो हमने देखा अभी, है ना, कब, 1858 का, तो रानी के हाथ में कारभार चले गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सदस्यीय टीम बना दी गई, उसका अध्यक्ष भारत का राज्य सचिव बना दिया गया, वायसराय का नाम, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय रख दिया गया ना। ये विशेषताएं थी, बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ कोई। विधान परिषद और उस समय जो हमने देखे कि सदस्य संख्या 1853 में जो एक विधान परिषद बना गई, उन चीजों में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, है ना। उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार ये लग रहा था कि हमें भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को तो खत्म कर दिया, लेकिन भारत में प्रशासन करने के लिए हमें और सुधार लाने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में, उसी प्रक्रिया में 1861, 1892 और 1909 में भारत परिषद अधिनियम, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी तक जो बात कर रहा था वो भारत सरकार अधिनियम की बात की हमने। अब ये जो बात हो रही है उसके पहले चार्टर एक्ट की बात की, अब जो बात हो रही है भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियमों को याद रखते समय हमेशा बात ध्यान रखिए कि इनके जो नाम है उन पे विशेष महत्व, महत्व है ना, उनके नाम से हम उसे याद रख सकते हैं। तो हमें जैसे याद रखना है तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये 2 एक्ट याद होने के बाद 1793 से 1853 तक के उनको चार्टर एक्ट कहा जाता है। 20-20 साल के बाद आया, है ना, वो चार्टर एक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम, है ना, क्या देखा हमने, भारत सरकार अधिनियम। और उसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये जो इसमें 3 एक्ट है, कौन कौन से, 1861 का एक एक्ट है, 1892 का है, 1909 का है। तो हम एक एक के बारे में जानकारी ले लेंगे, है ना। तो पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या किया गया कि भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रावधान किया गया। मतलब ये कि जो हमने वायसराय की, यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, है ना, हमने देखा था परिषद 1853 में वो परिषद बनाई गई थी। तो उस परिषद में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया, वायसराय को दे दिया गया। ऐसे वो 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था, जिसमें से 6 सदस्य ये गैर सरकारी होना चाहिए, ना, गैर सरकारी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने भारत के कुछ 3 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया, जिसमें पटियाला के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, बनारस के राजा थे और सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया था, है ना, 1861 में।
किसमें? परिषद में, वॉइसराय की जो परिषद हुआ करती थी, है ना, जिसको हमने विधान परिषद भी कहा है ना, भारत की केंद्रीय संसद के हिसाब से हमने उसका नाम रखा है। पिछले बार हमने देखा 1853 के एक्ट में हमने इसे पढ़ा है। तो इस प्रकार से 3 भारतीयों को उसमें शामिल कर दिया गया। कब? 1861 के एक्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है 1861 के एक्ट में, वो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे हमने, तो हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम देकर उसको ये पावर्स दिए गए कि वो बाकी गवर्नरों के ऊपर सुप्रीम बना दिया गया, है ना। मतलब वो जो निर्णय लेगा वो निर्णय उनको मानने होते थे। और ये कानून बनाने की प्रक्रिया अपने चरम पर कब पहुंची? तो 1833 के एक्ट में ना, लॉर्ड बेंटिंग जो पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, उस समय क्या हुआ कि जो नियामक कानून थे वो एक्ट बन गए और उनके द्वारा बना गए कानून सारे गवर्नरों पर सुप्रीम हुआ करते थे, वहां से कानून बनते थे और वो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को मानना होता था। लेकिन 1861 के एक्ट में इस पद्धति को खत्म कर दिया गया, है ना। अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी कि ऐसा नहीं कि वहां कानून बनेंगे और फिर ये लोग उस कानून को मानेंगे, नहीं, उन गवर्नरों को उनके कानून बनाने की सुविधा दे दी गई। वो अपने कानून को विनियमित, संशोधन सब कुछ कर सकते थे। कौन? प्रांतों के गवर्नर, है ना। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। देखिए हमने देखा है, और जब वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो 1937 तक, 1937 तक प्रांतों को पूरी तरीके से स्वायत्तता मिल गई। प्रांतों को पूरी तरीके से स्वायत्तता मिल गई, है ना। कब मिली? 1937 तक, है ना। फिर देखते हैं हम कि 1862 में, देखिए विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई तो क्या हुआ कि बंगाल में 1862 में विधान परिषद बन गई। उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में विधान परिषद बन गई और पंजाब में 1897 में विधान परिषद बन गई। देखिए दोस्तों, ये तारीख, ये जो साल है, ये भी याद रखने चाहिए क्योंकि कभी कभी जो आयोग है वो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है ना कि कौन से विधान परिषद की स्थापना कब हुई या कौन से विधान परिषद की स्थापना पहले हुई। तो ये बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897, है ना। इस प्रकार से यहां पर विधान परिषद की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो 1861 के एक्ट में 2 बातें महत्वपूर्ण हमने देखी कि भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का चांस दे दिया गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, है ना। दूसरी बात, 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रक्रिया, एक काम चालू किया था, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो एक काम चालू किया था। पोर्टफोलियो का मतलब यह होता है कि विधान परिषद, मतलब जो वॉइसराय की, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, उस परिषद में जो सदस्य होते थे उन सदस्यों की तरफ कोई तो भी एक विभाग दे दिया जाता था, है ना। जैसे पानी विभाग, शिक्षा विभाग, इस प्रकार का कोई तो भी एक विभाग दे दिया जाता था और उस विभाग का पूरा निर्णय लेने का अधिकार उस सदस्य को होता था, है ना। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रक्रिया, है ना। वो कब शुरू हुई? लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में चालू की और उसको मान्यता दे दी गई। कब दी गई? 1861 के एक्ट में। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो को 1861 के एक्ट में मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या देखा हमने? कि विधान परिषद, मतलब जो वायसराय की जो परिषद थी, उस परिषद के सदस्यों को एक एक सरकारी विभाग बांट दिया जाता था, 1 या 2 भी दे दिए जाते थे और उनको बिना काउंसिल के सम्मति के निर्णय लेने की पूरी पावर दे दी गई थी। किसको? पोर्टफोलियो के द्वारा उन सदस्यों को, है ना। ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायसराय को आपातकाल में, अब वायसराय को अर्जेंट कोई तो भी संशोधन करना है, कोई तो भी एक्ट पास करना है, तो वो विधान परिषद से बात करते रहेगा क्या? इतना समय नहीं होता है। जिस प्रकार से अभी हम लोग अध्यादेश पास करते हैं, तो इस अध्यादेश को पास करने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई बेटा? आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। कब? 1861 के एक्ट में। ध्यान रखिएगा, है ना, 1861 के एक्ट में। लेकिन वो जो अध्यादेश होता था, है ना, उसकी जो अवधि होती थी वो कितनी होती थी? 6 महीने, है ना, 6 महीने। इस प्रकार से 1861 के एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने बताया। पोर्टफोलियो, अध्यादेश, विकेंद्रीकरण और जो मतलब भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व वायसराय को दिया गया कि वो 12 लोगों को नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार से कुछ प्रावधान किए गए, है ना। ठीक है, चलो पूरे आगे देखेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण एक्ट आया, वो था 1892 का, है ना। हम क्या देख रहे हैं? तो भारतीय परिषद अधिनियम देख रहे हैं ना। हमने इसके पहले भारत सरकार अधिनियम दिया, चार्टर एक्ट देखा, हम देख रहे हैं भारत परिषद अधिनियम। इसमें हमने पहला क्या देखा? 1861, है ना। अब हम देख रहे हैं 1892, है ना, 1892। ठीक है, 1892 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इस पे भी यूपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछे, है ना। तो देखिए 1861 के बाद 31 वर्षों तक, 31 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह नहीं लगा कि हमने लोकतंत्र को भारत में लाने के लिए किसी प्रकार के प्रयास करने
चाहिए। लेकिन भारत में 1857 के बाद और यूरोपीय एजुकेशन यहां आने के बाद भारतीय लोगों में एजुकेशन लेने के बाद अपने देश के प्रति भावना जागृत हुई। ट्रेन का निर्माण होने से लोग एक होने लगे और उन्हें लगने लगा कि हमें भारत को बचाना है, किससे? ब्रिटिशर्स से। तो भारत में एक जागृति तैयार हुई और डिमांड होने लगी कि हमको खुद पे शासन करने का अधिकार दिया जाए। और इसी क्रम में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाते गए ये लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे एक्ट पास करने पड़े, है ना। उसी में उसने 1892 का एक्ट पास किया। और इल्बर्ट बिल विवाद भी उसी समय का है कि जो न्यायाधीश होते थे, है ना, भारतीय न्यायाधीश जो गांव में होते थे वो क्रिश्चियन और हिंदू मतलब ब्रिटिशर्स या यूरोपीय लोगों का भी मुकदमा देख सकते थे और भारतीय लोगों का भी। लेकिन वही न्यायाधीश अगर सिटी में आ जाता है तो वो उन लोगों को, उनके जो ब्रिटिशर्स लोगों के मुकदमे को नहीं देख सकता था। तो ये बात गलत थी। तो एक बिल पास हुआ, इल्बर्ट बिल, जिसमें बोला गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय और भारतीय दोनों के मुकदमे देख सकता है। तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों ने विरोध किया, ये तो गलत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। वो भारत में भी पता चला कि यार किस प्रकार से ब्रिटिशर्स लोग हमारे साथ पक्षपात करते हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद भी आ गया। तब जो भारत सचिव थे लॉर्ड क्रॉस, कौन? लॉर्ड क्रॉस, है ना। उस समय लॉर्ड डफरिन करके वॉइसराय भी हुआ करते थे, है ना, जो जिन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए कि भारत में सुधारना होनी चाहिए। तो उसी क्रम में लॉर्ड क्रॉस ने एक बिल रखा भारत एज अ भारत सचिव के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और वो बिल लगभग 2 सालों में पास हुआ। और उस बिल के पास होने के बाद 1892 का भारत सरकार अधिनियम एक्ट लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखेंगे हम। तो इसमें है कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई, है ना। अभी तक हम देख रहे हैं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे विधान परिषद में। तो इस एक्ट में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन बहुमत किसका रखा गया? सरकारी सदस्यों का ही रखा गया, है ना। उनके निर्णय वाइसराय तो थे ही, वो तो अपना निर्णय अंतिमता ले ही सकते थे। तो इस प्रकार से सिर्फ एक लॉलीपॉप भारतीय लोगों को दिया जा रहा था कि ये लॉलीपॉप लो बेटा और चूसते रहो ताकि तुम ज्यादा डिमांड ना करो। और नरम प्रति गुट तो था ही, वो चाहते ही थे कि हम धीरे धीरे अपनी डिमांड मनवा लें ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वो भी हम पढ़ेंगे आगे में। तो इस प्रकार से लॉलीपॉप दिया गया और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई, है ना। 1892 के एक्ट में न्यूनतम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 तक संख्या बढ़ाई गई। ये संख्या सिर्फ केंद्र में बढ़ाई गई क्या? नहीं, ये राज्य में भी, है ना। हमने तो देखा 1861 के एक्ट में गवर्नरों को, राज्यों के गवर्नर को फिर से पावर्स दे दिए गए। उनकी भी परिषद हुआ करती थी, उनकी भी काउंसिल हुआ करती थी। तो उन लोगों को भी गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कौन से एक्ट में दिया गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि 1892 के एक्ट में भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का, है ना, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को, मुझे भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब क्रॉस एग्जामाइन नहीं कर सकते, आप पूछ सकते हैं खर्च कहां किया, लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल नहीं कर सकते। मतलब ये भी एक प्रकार का लॉलीपॉप था, लेकिन थोड़े बहुत अधिकार मिले बोलेंगे हम, ठीक है यहां पर। और भारत में ब्रिटिशर्स ने बजट की शुरुआत कब की दोस्तों? तो वो की 1860 में, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, कब की? 1860 में, ठीक है। और एक खास चीज इस एक्ट में हम देखते हैं वो है चुनाव पद्धति, है ना। निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये प्रश्न बनता है कि भारत में चुनाव पद्धति को, है ना, चुनने की पद्धति को, लोकतांत्रिक पद्धति, जैसे हम वोट देके चुनते हैं, इस प्रकार की पद्धति का एक प्रकार का स्टार्टिंग बोल सकते हैं हम, कब की गई? तो 1892 के एक्ट में हम कह सकते हैं। निर्वाचन शब्द का यूज किया गया क्या? नहीं। लेकिन जो वाइसराय होता था उसको कुछ अधिक गैर सरकारी सदस्य चुनने की अनुमति थी, जो अलग अलग प्रांत के गवर्नर चुनकर भेजा करते थे, सिफारिश करते थे कि इसको चुनो। एक प्रकार से मनोनीत किया जाता था। लेकिन ये मनोनीत करने के लिए जो कमेटी होती थी, वो कमेटी जिन लोगों को चुनती थी उन्हीं को वाइसराय को उस पद पर या उस परिषद में स्थान देना होता था, है ना। जैसे गवर्नर राज्य के लेवल पे देखते हैं तो नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, ये लोग की एक कमेटी बनती थी और ये कुछ लोगों का नाम रेकमेंड करते थे, किसको? गवर्नर को। और उन्हीं लोगों को गवर्नर मनोनीत करता था, है ना, मनोनीत करता था, चयन करता था, उनको उस स्थान के लिए ले लेता था, है ना। किसके कहने पर? इन कमेटी के कहने पर। एक प्रकार से 1892 के एक्ट में चुनाव पद्धति की शुरुआत हम मान सकते हैं। दोस्तों इस पूरे क्रम में हम जब ये पूरे एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें इसको क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करना है, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इनके नामों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। हम आने वाले समय में देखेंगे 1909 और उसके बाद का 1919, 1935
और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।